चलिए इस अविश्वसनीय कहानी में गोता लगाते हैं जो हमारे स्रोत के अनुसार पर्दे के पीछे चल रही थी। एक ऐसा ऑपरेशन जिसकी किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। कहानी की शुरुआत होती है इस एक नंबर से, 60,000 करोड़। ये एक ऐसा आंकड़ा था जो एक पूरे देश को उसके घुटनों पर लाने के लिए बनाई गई साजिश का चेहरा था। मतलब ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये आर्थिक और आतंकवादी युद्ध का एक बहुत बड़ा हथियार था जिसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। बात है उरी सर्जिकल स्ट्राइक के ठीक बाद के उन तनाव भरे दिनों की, जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तक एक ऐसी खुफिया जानकारी पहुंचती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। ये इंटेलिजेंस एक बहुत बड़े नकली करेंसी ऑपरेशन की तरफ इशारा कर रही थी। रकम इतनी ज्यादा थी कि वो बाजारों में उथल-पुथल मचा सकती थी, आतंकवाद को हवा दे सकती थी और देश के पूरे आर्थिक ताने-बाने को बिखेर सकती थी। तो सवाल उठता है, आखिर इस इतनी बड़ी और दुस्साहसी योजना के पीछे था कौन? हमारा स्रोत पाकिस्तान से काम कर रहे एक बेहद ताकतवर सिंडिकेट की ओर इशारा करता है। कहानी हमें 3 बड़े किरदारों से मिलवाती है: ताकतवर अपराधी, अंडरवर्ल्ड का सरगना और आईएसआई के एजेंट जो इस्लामाबाद के एक मदरसे से इस पूरे खेल को चला रहे थे। इस रितान के मुताबिक ये उनकी पहली कोशिश नहीं थी। 11,000 करोड़ की एक पिछली साजिश पहले ही नाकाम हो चुकी थी, लेकिन इस बार दाव और रकम दोनों कहीं ज्यादा बड़े थे। देखिए, इस सिंडिकेट की पूरी रणनीति भारत में एक जमीनी नेटवर्क पर टिकी थी। इसे नेपाल बॉर्डर के जरिए ऑपरेट किया जाता था और इसे कंट्रोल कर रहा था एक ताकतवर गैंगस्टर, अतीक अहमद। और इस साजिश की एक डेडलाइन थी, एक डेडलाइन जो डर से पैदा हुई थी। उन्हें डर था कि यूपी में होने वाले अगले चुनाव उनके इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को हमेशा के लिए तबाह कर सकते हैं। अब इतने बड़े खतरे को देखते हुए कहानी बताती है कि कैसे डोभाल ने प्रधानमंत्री के सामने एक बिल्कुल हटकर, एक बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा काउंटर प्लान रखा। इस प्लान का कोड नेम था ऑपरेशन ग्रीन लीफ, और इसने एक बड़ी बहस छेड़ दी। एक तरफ थे करोड़ों आम लोग जिनकी जिंदगी में उथल-पुथल मच सकती थी, और दूसरी तरफ था राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक ऐसा खतरा जो पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन एक सवाल था जो सबके मन में था, क्या वो 60,000 करोड़ के नोट पहले ही छप चुके थे? सब कुछ इसी एक जानकारी पर टिका था, और इसे हासिल करने के लिए डोभाल ने पाकिस्तान में मौजूद अपने सबसे कीमती जासूस को एक्टिवेट किया। स्रोत के अनुसार ये काम मेजर शोभित शर्मा को सौंपा गया, जो एक डीप कवर एजेंट थे। उन्होंने बड़ी चालाकी से खुद को एक खरीदार बताकर सिंडिकेट के अंदर तक पहुंचने के लिए एक मीटिंग तय की। और जो उन्होंने देखा वो दिल दहला देने वाला था। नोटों के बंडल पैक होकर शिपमेंट के लिए तैयार थे। मतलब साफ था, हथियार लोड हो चुका था और 9 नवंबर की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। 7 नवंबर को जैसे ही ये कन्फर्मेशन मिली, डोभाल का प्लान अपने पहले फेज में चला गया। भारत के अंदर दुश्मन के नेटवर्क पर एक तेज, करारी और निर्णायक चोट। रणनीति एकदम साफ थी, 2 मोर्चों पर एक साथ हमला। एक, भारत के अंदर जमीनी नेटवर्क को तोड़ना, और दूसरा, दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत यानी उन नकली नोटों को ही बेकार कर देना। पहला निशाना था इस पूरी चेन की सबसे अहम कड़ी, अतीक अहमद। पीएमओ से सीधा यूपी के डीजीपी को आदेश गया कि नागरिक अशांति की चिंता छोड़ो, खतरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है, अतीक अहमद को गिरफ्तार करो। अब वक्त था सिर्फ 48 घंटे से भी कम का। जमीन पर ऑपरेशन को बिल्कुल सटीक और खामोशी से अंजाम देना था, क्योंकि जरा सी भी भनक लगती तो पूरा प्लान चौपट हो सकता था। तो चलिए अब चलते हैं इस कहानी के सबसे अहम, सबसे नाटकीय मोड़ पर। 8 नवंबर की वो रात जब देश में सब कुछ बदलने वाला था। देखिए, उस दिन हर एक मिनट कीमती था। सुबह अतीक का अरेस्ट वारंट जारी होता है, दोपहर तक यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स उसे पकड़ लेती है, और शाम को जब नकली नोटों से लदे ट्रक बॉर्डर पर खड़े थे, ठीक 8:15 बजे प्रधानमंत्री टीवी पर आते हैं। और फिर आया वो एक ऐलान, एक ऐसा दांव जिसने 60,000 करोड़ की इस पूरी साजिश की नींव ही हिला दी। मतलब एक झटके में आर्थिक हथियारों का वो पूरा का पूरा जखीरा महज रद्दी कागज बनकर रह गया।
सोचिए, इस्लामाबाद के उस कमरे में बैठे वो लोग जो अच्छी खबर का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पूरे ऑपरेशन को धुआं होते देखा। जैसा कि स्रोत कहता है, उस रात भारत ने एक ऐसा युद्ध जीता जो किसी मैदान पर नहीं लड़ा गया था। इसे महज एक नीतिगत बदलाव नहीं, बल्कि एक गुप्त युद्ध का क्लाइमैक्स बताया गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये देश को बचाने के लिए एक जरूरी कदम था, या एक ऐसा फैसला जिसके नतीजे बहुत बड़े और अनसोचे थे? ये कहानी एक पक्ष तो बताती है, लेकिन इसकी असली विरासत पर बहस आज भी जारी है।